Hello students, welcome everyone. So we are going to start with force and laws of motion today. So in part 1, we will be discussing mainly about inertia. But before going to inertia, सबसे पहले तो ये तो समझना पड़ेगा ना कि फोर्स क्या होता है. तो प्रीवियस क्लासेस लाइक 6, 7, 8 में आप लोगों ने फोर्स के बारे में काफ़ी सुना होगा, है ना. दिस इज़ नॉट अ न्यू टॉपिक टू यू, बट येस इट इज़ हैविंग अ ब्लेंड ऑफ 9th क्लास. तो हमें पहले से ही ये बता रखा है फोर्स क्या है, एक पुश और पुल है, जो कि सही है, गलत नहीं है. बट 9th क्लास में अगर आप ये डेफिनेशन दोगे ना कि इट इज़ अ पुश और अ पुल, then it doesn't give a very good impact, it doesn't give a very good impression rather we say. तो पहले तो ये समझते हैं कि फोर्स है क्या, उसका काम क्या है, देन उसके बाद उसके डेफिनेशन में आएंगे. तो जब आप फोर्स के बारे में एक्सप्लोर करते हो ना, तो हमने क्या देखा कि फोर्स इट कैन नॉट बी सीन, यू नो, आप उसको देख नहीं सकते हो, बट इट कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स विच इट कैन प्रोड्यूस इन द बॉडीज अराउंड अस, है ना. तो फोर्स को आप देख नहीं सकते हो, लेकिन फोर्स से प्रोड्यूस होने वाले इफ़ेक्ट को आप जज कर सकते हो. उस जजमेंट से आपको पता लग जाएगा कि फोर्स अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट सी द फोर्स, बट येस यू कैन जज इट्स इम्पैक्ट थ्रू इट्स इफेक्ट्स. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एवरीडे एक्शंस, है ना. रोज़ हम लोग जो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट रियल डे एंड रियल लाइफ थिंग्स. ओके, एवरीडे लाइफ थिंग्स, यू नो. So like for example, if I'm pushing, if I'm pulling, okay, if I'm lifting up, if I'm stretching something, or if I'm twisting or pressing, you take up any example, everywhere one thing is there for sure, that is force. Okay, so force brings out many effects. Now let us understand what all effects it brings about basically. So force has an impact of, like, it can move a stationary body. मतलब एक बॉडी रेस्ट पर है, अगर आप उसको पुश करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, इट विल स्टार्ट मूविंग. ऑन द अदर हैंड इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. क्वाइट नेचुरल. आप गाड़ी में बैठे हो, आप लोगों ने देखा होगा कि ड्राइवर साइड में 3 पेडल्स होते हैं, एक्सेलरेटर, ब्रेक, है ना, और एक क्लच. क्लच इज़ रिलेटेड विद गियर एंड ऑल. तो हम लोग फोकस करेंगे एक्सेलरेटर और ब्रेक पे. तो जैसे ही एक गाड़ी मोशन में था, उसको रोकने के लिए क्या करना होता है, ऑब्वियसली आपको ब्रेक पेडल पे फोर्स अप्लाई करना होता है ना. ऐसा तो नहीं है ना कि आप गाड़ी में जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे ब्रेक करना है और गाड़ी अपने आप ब्रेक दबाती है, ऐसा तो हो नहीं सकता. यू हैव टू एक्सटर्नली अप्लाई द फोर्स ऑन द ब्रेक पेडल सो दैट उसके बाद क्या होगा, द बॉडी स्टॉप्स मूविंग या इट कम्स टू रेस्ट, इजंट इट. तो इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी. सी, यू आर गोइंग एट अ सर्टेन स्पीड, है ना. तो आपको एक पेडल में फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उस पेडल का नाम है एक्सेलरेटर. सो द मोमेंट यू स्टेप ऑन टू द पेडल ऑफ एक्सेलरेटर, what you see, there is an increment, there is an increase in speed. So that means in order to change the speed, again you need to apply force. Okay, you need to change the direction of the body. अगेन आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. एक ऑब्जेक्ट है गाड़ी में, मैं गाड़ी का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत रियलिस्टिक है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो. गाड़ी में अगर मुझे राइट को टर्न लेना है तो ऑब्वियसली आई टर्न माई स्टीयरिंग टूवर्ड्स राइट साइड. if I want to take a left turn, I turn my steering to the left side. That means again I am doing some force, I am applying some force, then that is why I am able to change the direction. And at the same time, for example, you have some clay or stuff like that, or a rubber band of stuff like that, you can change the shape and size of the body. So in all these examples, what we have seen that you need to apply force. Without applying force, nothing is going to happen, right? And speed or direction of the body, they together they are known as स्टेट ऑफ मोशन. तो स्पीड एंड डायरेक्शन को एक साथ क्या बोल सकते हैं हम, स्टेट ऑफ मोशन. तो इन सब को समझते हुए आपने इतना कुछ देख लिया, इफेक्ट है, ठीक है, इतना सारे इफेक्ट्स को देखते हुए अब हम किसको डिफाइन करेंगे, फोर्स को डिफाइन करेंगे. भैया फोर्स क्या है, फोर्स एक इन्फ्लुएंस है. नाउ कीप दिस वर्ड इन माइंड ऑलवेज. फोर्स एक इन्फ्लुएंस है विच कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, विच कैन स्टॉप अ बॉडी इन मोशन, विच कैन change the state of motion and which can change the shape and size of object. यानी कि कुछ नहीं किया, बस मैंने एक वर्ड इन्फ्लुएंस ऐड कर दिया और बाकी सारा इफेक्ट्स ऑफ मोशन ही तो डाला है. समझ रहे हो ना बात. फोर्स इज बेसिकली अ इन्फ्लुएंस, इट्स एन इन्फ्लुएंस, एक इम्पैक्ट, एक इफेक्ट. ओके, इट्स एन इन्फ्लुएंस विच कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप अ बॉडी इन मोशन, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ मोशन. स्टेट ऑफ मोशन मतलब स्पीड एंड डायरेक्शन टुगेदर.
ठीक है, एंड इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई गेस इससे ईजी डेफिनेशन और मिल नहीं सकता फोर्स का, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ फोर्स। हालांकि बेसिक जो टाइप ऑफ फोर्स है आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस, सिर्फ इसको डिस्कस किया 9th क्लास में, बट आपको पता होगा देर आर फोर्सेज लाइक कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब भैया ये क्या चीज़ है? सो यू नो दैट इन 8th क्लास देयर वाज अ चैप्टर कॉल्ड फोर्स, है ना। तो वहाँ पे आपने यू हैव स्टडीड the concept of contact force. So what is a contact force? The force existing between the bodies when they are in contact with each other. तो जब भी दो बॉडीज़ के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। ऑन द अदर हैंड आपके पास क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है भैया? द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द बॉडीज़ व्हेन दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब दो बॉडीज़ ऐसे हैं उनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, बट ये स्टिल देयर इज़ अ फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन देम। एग्जांपल क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप मैग्नेटिक फोर्स देखोगे, एक मैग्नेट और एक ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट स्टिल ये मैग्नेट इसको क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। सिमिलरली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दे कैन अट्रैक्ट, दे आर कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इजंट इट? एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल कॉन्टैक्ट तो नहीं हो रहा है, बट ये फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में। चलिए आगे अब इसके बारे में बात करेंगे जो कि इस चैप्टर का बेसिक है, जो हम 9th क्लास में बेसिकली स्टडी करेंगे। दैट इज़ अ बैलेंस्ड फोर्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड फोर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को हर डायरेक्शन से, हर पॉसिबल डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स मिल रहा है। जब इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स मिल रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। नेट फोर्स भी बोला जा सकता है या फिर इक्विवेलेंट फोर्स भी बोला जा सकता है, ये तीनों सेम चीज़ है। तो सारे का सारा क्या होगा? ज़ीरो होगा। रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स एंड इक्विवेलेंट फोर्स ऑल विल बी ज़ीरो। सो इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो देन इट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है कि उसका जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे आप कि जब बैलेंस फोर्स होता है ना, इट विल नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन द बॉडी। वो एक बॉडी में कोई चेंज नहीं लेके आ सकता। कहने का मतलब, अगर आप बैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे एक स्टेशनरी बॉडी में, यानी कि बॉडी एट रेस्ट, उस बॉडी में कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। द बॉडी विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। ओके, क्योंकि हर तरफ से इक्वल फोर्स मिल रहा है ना। ऑन द अदर हैंड एक बैलेंस फोर्स आप लगाओ एक मूविंग बॉडी में, एक बॉडी मोशन में है, उसमें बैलेंस फोर्स लगाओ, अगेन हर तरफ से सेम फोर्स मिल रहा है, तो बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन। तो यानी कि अगर आप कोई चेंज चाहते हो बॉडी में तो बैलेंस फोर्स लगा के तो फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे हम कौन सा फोर्स लगाएंगे? नाउ वी विल टेक अप अनबैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स में देखो, यहाँ पे अगेन मैंने एक डायग्राम दे रखा है। ओके, आप देख रहे हो ऊपर से और नीचे से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। सो ये बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन लेफ़्ट से लगने वाला फोर्स 40 न्यूटन है और राइट से लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन है। सो नेट फोर्स किसकी तरफ लग रहा है? टूवर्ड्स राइट। हाउ मच न्यूटन? 30 न्यूटन। कैसे किया? 40 माइनस 10। तो नेट मूवमेंट किधर को हो रहा है? टूवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि द रिजल्टेंट फोर्स, भैया रिजल्टेंट फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो। तो जब रिजल्टेंट फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है तो आप उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स का सबसे बढ़िया चीज़ क्या होता है? Unbalanced force can bring about changes. That means if an unbalanced force is acted on a stationary body, it can move a body at rest. That means it can move a stationary body. At the same time, if the unbalanced force is acted upon a body in motion, then it can even stop a moving body. है ना, एक मूविंग बॉडी को रोक भी सकता है और तेज़ी से भगा भी सकता है अनबैलेंस फोर्स। तो कहने का मतलब, अगर मुझे कोई भी चेंज करना है, यानी कि मुझे कुछ भी करना है, अगर मुझे फोर्स अप्लाई करना है तो मुझे कैसा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोशन या इन ऑर्डर टू स्टॉप अ बॉडी। बैलेंस फोर्स लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट करेंगे फिज़िक्स का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको बोलते हैं हम इनर्शिया। लेट अस स्टडी इनर्शिया। नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज़ इनर्शिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक बॉल है जो कि रेस्ट पर है, ठीक है, और दूसरे केस में देख रहे हो एक दूसरा बॉल है जो कि मूव कर रहा है। अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे नो फ्रिक्शन,
एक ऐसा सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं कि वो बॉडी है, उसमें नो फ्रिक्शन, नो एयर फ्रिक्शन, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा और कोई सरफेस फ्रिक्शन नहीं लग रहा, ओके, नो फ्रिक्शन एट ऑल, ठीक है, एंड ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक अनएंडिंग रोड है। तो भैया आप ये बताओ कि अनएंडिंग रोड है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो क्या ये मूविंग बॉडी कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा। कब तक नहीं रुकेगा? जब तक आप एक्सटर्नली उसको क्या नहीं करोगे, रोकोगे नहीं। सिमिलरली यहाँ पे एक बॉडी रेस्ट पर है ना, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर पड़ा है, ये रेस्ट पर कब तक रहेगा? जब तक आप इसके ऊपर जाके इसको छेड़ोगे नहीं, यानी कि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, इजंट इट? सो हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक खासियत होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि ईदर इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, ओके। एंड उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं दोगे तो व्हाट विल हैपन? इट विल कंटिन्यू to be in the state of rest or to be in the state of motion. So inertia is basically the property of a body due to which it will resist, okay, the change in its state of rest or motion. वो जैसा है वैसा ही रहने का कोशिश करेगा, ओके, एक ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहने का कोशिश करेगा। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया, ओके। सो इनर्शिया को थोड़ा हम समझते हैं। अब इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया इज़ बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन मास। तो मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर आपका ज़्यादा मास है, दैट मीन्स इट विल बी हैविंग अ मोर इनर्शिया, एंड इफ अ बॉडी इज़ हैविंग लेस मास, इट विल बी हैविंग लेस इनर्शिया। सो कहने का मतलब हैवियर ऑब्जेक्ट्स अगर आप लोगे, इट विल हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। हमेशा ध्यान रखना, इनर्शिया को हम किससे कनेक्ट करेंगे? इनर्शिया को हम कनेक्ट करेंगे मास से, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेन के एग्जांपल लूँ, ट्रेन में ज़्यादा मास है भैया तो उसमें इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और कार में लेस मास है तो इनर्शिया भी कम होगा। इनर्शिया क्यों जानना ज़रूरी है? बिकॉज इनर्शिया जानोगे तभी आप ये समझ सकते हो कि मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक छोटा सा बॉल है, अब वो बॉल को मूव कराने के लिए मेरे को बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन अप्लाई फोर्स, इजंट इट, वेरी सिंपली, बिकॉज बॉल का इनर्शिया कम है। ऑन द अदर हैंड एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है, राइट, लेट्स सपोज एक 100 ब्रिक्स का एक वॉल खड़ा है, ओके, सीमेंटेड वॉल खड़ा है, और मैं जाके पुश कर रहा हूँ, क्या गिरेगा? वो नहीं गिरेगा ना, क्योंकि वो सीमेंटेड वॉल का इनर्शिया ज़्यादा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे 15-20 लोग लेके जाना पड़ेगा उस वॉल को गिराने के लिए। तो इनर्शिया आपको एक मेजरमेंट बताता है कि आपको कितना फोर्स अप्लाई करना है, ओके, बिकॉज इनर्शिया इज़ बेस्ड अपॉन मास एंड रादर इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, हर एक प्रॉपर्टी होती है एक ऑब्जेक्ट की, टू ईदर रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। कोई एक स्टेट में रहने की कोशिश करेगा, कब तक रहेगा? जब तक उसको आप एक्सटर्नली डिस्टर्ब ना करो। उसके बेसिस पे हम करेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एंड ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ इट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि एक ही पेपर में आपको एक्सप्लेन करने को आएगा या डिफाइन करने को आएगा स्टेट एंड डिराइव Newton's first equation of motion and state and derive Newton's first law of motion। तो अगर ऐसा आएगा तो ध्यान रखिएगा, equations of motion is related to the motion chapter whereas laws are related to the force chapter, okay? ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या कह रहा है? न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन कहता है बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body in motion will continue to be in motion in a straight line unless compelled by an external force to change its state of rest or motion। Very important। क्या कह रहा है वो? एक बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगी, एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक आप उसको एक्सटर्नल फोर्स देकर उसके रेस्ट या मोशन के स्टेट को चेंज नहीं कर देते। So according to this law, a body at rest will remain at rest or a body in motion will continue to be in motion in a straight line unless compelled by an external force to change its state of rest or motion। That's what the Newton's first law of motion। I suppose it is pretty simple now, okay? तो अगर कहीं पे आपको कोई डाउट हो रहा है, just rewind it or else do let me know where you haven't understood the concept, okay? So finally we have come to this particular point that in order to overcome, this is an important note students, in order to overcome inertia
Okay, you need to apply external force. Simple as that. अगर आपको inertia को overcome करना है, you need to apply external force. And finally, the inertia of the body depends on its mass. More the mass, more will be the inertia. Lesser the mass, lesser will be the inertia. So this is the topic which is related to inertia. ठीक है, अब हम next part में we will consider the applications of inertia, where in which inertia of rest और inertia of motion में जो हम changes देखेंगे वो हम one by one cover up करेंगे. Okay, so till then आप इसको notes बनाइए, इसको study करिए, inertia को study करिए, okay, balance unbalance force को study करिए, and basic influence यानी कि basic definition of force को भी study करिए, right? So till then I will just wrap up here only, right? In the next class we will be continuing with more topics. So thank you so much everyone. Please take care of yourself. Thank you.